नमस्कार दोस्तों। तो इससे पिछले वीडियो में हमने जो एक रणनीति डिस्कस की थी कि हम इस रीड से संबंधित जो भी भौतिक विज्ञान का पोर्शन है उसको किस प्रकार से कवर करने वाले हैं। हमने 8 टॉपिक चुने हैं और उन 8 टॉपिकों में से हमने देखा कि 8 से 10 क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पे हमने ये डिस्कस किया कि हम पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज उसी कड़ी में शुरुआत करते हैं और पहला कदम रखते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बल एवं गतिकी से संबंधित। और इनका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें पता चल सके कि इस टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो रीट में पूछे जाते हैं या रीट के स्तर पर उन्हें बनाया जाता है एग्जाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना कि प्रत्येक क्रिया के सदैव विपरीत एवं एक समान प्रतिक्रिया होती है, इस कथन को कहते हैं। क्या पूछा है? क्रिया के सदैव विपरीत एक समान प्रतिक्रिया। इसका मतलब अगर आप इन दो शब्दों को कंबाइन करेंगे तो आपके पास में न्यूटन का एक नियम निकल के आएगा। कौन सा? क्रिया प्रतिक्रिया। तो आपको शायद इतनी जानकारी होगी कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, जिनको हम बोलते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम और न्यूटन का तृतीय नियम। फर्स्ट लॉ जो न्यूटन का है वो है जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। जड़त्व वस्तु का एक गुण होता है जिसमें वह अपनी जिस अवस्था में है उस अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है हमेशा। अगर वह गतिशील है तो वह गतिशील बनी रहना चाहती है, अगर वह वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में बनी रहना चाहती है। तो जो फर्स्ट लॉ है इसका वह है जड़त्व का नियम। एंड सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन बोलता है कि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह उसके संवेग में परिवर्तन के बराबर होती है, समानुपाती होता है। इसका मतलब फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है dp बाई dt, जहाँ p है वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम संवेग मोमेंटम। तो सेकंड लॉ से हमें मिलता है फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल्स टू ma। एंड द थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, गति का तृतीय नियम दिया था न्यूटन ने, वह था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और इस नियम में न्यूटन ने बताया था कि अगर कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर क्रिया करती है तो ठीक उसी समय दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतनी ही प्रतिक्रिया करती है। तो क्रिया की उल्टी प्रतिक्रिया होती है वस्तु पर। तो थर्ड लॉ को नाम दिया गया था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, और यही आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया था जो रीट 2011 में आया था। सॉरी, उस समय आरटेट लगती थी। तो आरटेट 2011 में, चाहे वो आरटेट हो चाहे रीट हो, एग्ज़ाम तो उसी के लिए है, लेवल 2 की है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 2 शब्द हैं। देखिए, मेन शब्दों को आपको पकड़ना है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में आपको केवल आपकी मेंटेबिलिटी चेक की जाती है, आपका मानसिक स्तर चेक किया जाता है कि आप प्रश्न को किस प्रकार से पकड़ पाते हैं। ज़्यादा आपको लेंदी क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं कि आपको 1 पेज तक सोल्व करना पड़ेगा, 2 पेज तक सोल्व करना पड़ेगा या कुछ लंबा जोड़ बाकी गुणा भाग करना पड़ेगा। नहीं, आपको आपका जो मेंटल स्तर है उसको जांचा जाता है कि आप किसी चीज़ को कितने बारीकी से पकड़ पाते हैं, और जितना बारीकी से पकड़ते हैं क्वेश्चन उतना ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। तो इस क्वेश्चन में हमने पकड़ा कि क्रिया की सदैव विपरीत प्रतिक्रिया, इसका मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और क्रिया प्रतिक्रिया का कौन सा है? न्यूटन थर्ड लॉ। ऑप्शन में कौन सा है? ए है न्यूटन का प्रथम नियम, बिल्कुल नहीं, वो तो है जड़त्व का नियम। न्यूटन का द्वितीय नियम, वो तो बल वाला है। एंड न्यूटन थर्ड लॉ, सी ऑप्शन राइट होगा।
तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर है सी, न्यूटन का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस टॉपिक का सेकंड क्वेश्चन है जो रीट 2012 में आया था। क्वेश्चन क्या है? 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। देखिए आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में फोर्स के बारे में। स्टार्टिंग अपनी फोर्स से ही होगी, बल से ही होगी। अब यहां पे पूछा है कि 27 किलोग्राम भार किसके तुल्य होगा और न्यूटन में दिया है। इसका मतलब कितने फोर्स के बराबर होता है 27 किलोग्राम भार। तो आपको पता होना चाहिए कि किसी वस्तु का भार क्या होता है। देखिए दो चीजें आती हैं, एक आता है द्रव्यमान और दूसरा आता है भार। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए द्रव्यमान है वो एक मूल मान होता है किसी पदार्थ का। अगर आप उसे जीरो ग्रेविटेशनल पर देखेंगे तो जीरो वैल्यू आएगी, भार की तो जीरो वैल्यू आनी है। लेकिन उसका द्रव्यमान निश्चित होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान निश्चित है, तो भार क्या होगा? भार होगा उस द्रव्यमान को उससे गुणा कर दो, किससे? गुरुत्वीय त्वरण से। इसका मतलब भार को हम W से व्यक्त करते हैं और W इक्वल्स टू होता है mg फॉर अर्थ, जहां g है वो पृथ्वी का गुरुत्वीय बल है, गुरुत्वीय त्वरण है, सॉरी। तो गुरुत्वीय जो त्वरण है और उसका जो रियल द्रव्यमान है उसका गुणनफल करेंगे तो हमें भार प्राप्त होता है। इसका मतलब W इक्वल्स टू mg। अपने को क्या पूछा है कि 27 किलोग्राम भार किसके तुल्य होगा। तो देखिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जो आया हुआ है रीट 2012। ये भी आरटेट ही थी, आया हुआ इसी एग्जाम में है। तो 2012 में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि 27 किलोग्राम भार तुल्य होता है। ये पूछ रहा है, इसका मेन मकसद यही पूछने का है कि 27 किलोग्राम भार कितने न्यूटन के बराबर होता है, मतलब कितने न्यूटन फोर्स के बराबर होता है 27 किलोग्राम भार। तो फोर्स वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे हम इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे कि फोर्स की यूनिट कौन सी होती हैं। तो उसके अंदर इसकी एक यूनिट आती है, देखिए ऐसा ही यूनिट होती है इसकी न्यूटन। हमें न्यूटन में इसकी वैल्यू पूछी है, लेकिन मान किसका दिया हुआ है? इसके गुरुत्वीय मात्रक का। गुरुत्वीय मात्रक, और इसका गुरुत्वीय मात्रक होता है किलोग्राम भार। ठीक है, ये SI वाला है या MKS भी बोल सकते हैं आप। तो किलोग्राम भार। अब देखिए न्यूटन और किलोग्राम में रिलेशन क्या होता है, यह आपको डायरेक्ट याद रखना है। फॉर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1 किलोग्राम भार वो बराबर होता है 9.8 न्यूटन की। और क्वेश्चन में कितने की वैल्यू पूछी है? 27 की। इसका मतलब 27 किलोग्राम भार किसके बराबर होगा? 27 गुणा 9.8 न्यूटन के। और जब हम 27 को 9.8 से इंटू करेंगे तो वैल्यू आएगी 264.6 न्यूटन। किसी ऑप्शन में आ रहा है? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज राइट। तो ये एक डायरेक्ट आपको याद रखने की चीज है। जैसे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, लेकिन इसकी गुरुत्वीय यूनिट क्या होती है? किलोग्राम भार। और 1 किलोग्राम भार होता है 9.8 न्यूटन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डायरेक्ट याद रखना है इसको। ऐसे क्वेश्चन है वो आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। फिर क्लियर है? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड रीट 2015 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है। ये भी वैल्यू डायरेक्ट याद रखने वाली है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के।
ये आपको याद होना चाहिए। जहाँ पे देखिए न्यूटन है वो है इसकी एसआई यूनिट, जबकि जो डाइन होता है वो फोर्स की होती है सीजीएस यूनिट। ये सब पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में। वो टोटल फोर्स के बारे में होने वाला है, क्योंकि फोर्स एंड मोशन है तो मोशन के हम शायद 2 वीडियो बनाएंगे और फोर्स को हम एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो होती है न्यूटन और सीजीएस यूनिट होती है डाइन। और न्यूटन एंड डाइन में जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि 1 न्यूटन है वो 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। तो देखिए 10 की पावर 5 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक डाइन इक्वल्स टू 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 की पावर 5 डाइन। क्लियर? नेक्स्ट, इस टॉपिक का क्वेश्चन 4 जो रीट एग्जाम में आया हुआ है वो है पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है। पलायन वेग पूछा और ये क्वेश्चन आया रीट 2015 में। इसका मतलब रीट 2015 में इसी टॉपिक से आया हुआ ये सेकंड क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आए थे। क्लियर है? पूछा क्या है? पृथ्वी के पृष्ठ के लिए पलायन वेग। अब पलायन वेग क्या होता है? वह वेग जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वो पलायन कर जाए। और पलायन कर जाएगा मतलब लौट कर ही ना आए, चली जाए, कहीं दूर चली जाए, कहीं भी जाए लेकिन वापस नहीं आए। कहाँ नहीं आए? जिस धरातल से उसको फेंका है, चाहे पृथ्वी से फेंके, चाहे चंद्रमा से फेंके, चाहे सूरज से फेंके, चाहे मंगल से फेंके, कहीं से भी फेंकिए, लेकिन वो उस ग्रह को ही पार करके चली जाए, उस ग्रह पे लौट के नहीं आई, वह होता है उस ग्रह का पलायन वेग। पलायन वेग क्या? अब हमें पूछा है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होगा। इसका मतलब पृथ्वी से हम किसी वस्तु को कितने वेग से प्रेक्षित करें या फेंकें कि वह लौट करके पृथ्वी पर ना आए। क्योंकि छोटे मोटे वेग से तो आपने बहुत एक्सपेरिमेंट किए होंगे, किसी पत्थर को फेंका होगा है, जैसे कुछ और भी फेंका होगा, वो लौट करके तुरंत वापस आ जाता है। लेकिन ऐसा कौन सा वेग है या उस वेग की वैल्यू कितनी हो कि उससे अगर हम किसी वस्तु को प्रेक्षित कर दें तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, यहाँ से पूर्णतया पलायन कर जाए, कभी इसके गुरुत्वाकर्षण के अंदर आए ही नहीं। और पृथ्वी के जो गुरुत्वाकर्षण की वैल्यू होती है वो होती है, पलायन वेग की जो वैल्यू होती है पृथ्वी के पृष्ठ के लिए वो होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब अगर हम किसी वस्तु को 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर तक प्रेक्षित कर सकते हैं तो वह वस्तु डेफिनेटली पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाएगी। आप देख लीजिए कितना अधिक ये वेग होता है। मतलब 1 सेकंड पलक झपकते वस्तु 11.2 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी चाहिए, तब तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर सकती है, अन्यथा नहीं करेगी और लौट करके पृथ्वी पर ही वापस आ जाएगी। ये पलायन वेग वगैरह हम जो गुरुत्वाकर्षण है ये एक अलग से टॉपिक लेंगे फोर्स के साथ में, जहाँ पे हम समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनता है रीट के एग्जाम में। तो गुरुत्वाकर्षण का एक छोटा सा टॉपिक लेंगे जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी के लिए गुरुत्वाकर्षण क्या है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना है, फिर पलायन वेग कितना होगा, वगैरह वगैरह सब देखेंगे। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किसी ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन देखिए 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड, बिल्कुल यही राइट आंसर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट फॉर क्वेश्चन 4। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आया कैसे। तो मैं यहाँ पर तो आपको केवल फॉर्मूला बता देता हूँ, आगे हम इसको पूरी तरीके से समझेंगे, इसका पूरा कंसेप्ट समझेंगे पलायन वेग का। तो पलायन वेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v इक्वल्स टू √2gr। हम यहाँ पृथ्वी की बात कर रहे हैं तो आर ई लगा देते हैं। आर है वो रेडियस है, ई का मतलब अर्थ। इसका मतलब v जो पलायन वेग होता है वो उस ग्रह के
गुरुत्वीय त्वरण और उसकी त्रिज्या पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर तो बिल्कुल भी नहीं करता है। आप चाहिए 1 किलो की वस्तु को प्रेक्षित कीजिए, चाहे 50 किलो की कीजिए या 50 टन की वस्तु को प्रेक्षित कीजिए, उसका द्रव्यमान इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा है कि आप किस द्रव्यमान को प्रेक्षित कर रहे हैं। निर्भर केवल एक चीज करेगा कि आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ही फेंकना होगा, चाहे आप 1 किलो को फेंकिए चाहे आप 500 किलो को फेंकिए। डिपेंड किस पर करता है? गुरुत्वीय त्वरण और जिसके धरातल से आप फेंक रहे हैं उसकी त्रिज्या। क्लियर है? तो ये अपना प्लेन वेग का कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो रीट 2017 में आया था कि 0.75 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड छत से टंगी डोरी से लटका हुआ है, डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये अपनी छत है, इससे डोरी के द्वारा ये पिंड लटका हुआ है, जिसका द्रव्यमान कितना है? 0.75 किलोग्राम। अब यह पूछ रहा है कि डोरी द्वारा पिंड पर कितना बल लगेगा। तो देखिए, ये पिंड जितना डोरी पे बल लगाएगा, डोरी उतना ही पिंड पर बल लगाएगी, क्योंकि दोनों कनेक्टेड हैं और दोनों स्थिर अवस्था में। डोरी यहाँ पे खींच थोड़ी रही है, उसकी लंबाई है वो कांस्टेंट बनी हुई है। इसका मतलब, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, इसका मतलब ये पिंड जितना नीचे की ओर फोर्स लगाएगा, ये डोरी उतना का उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी। और ये दोनों बल हैं वो संतुलन में है, क्योंकि ये जो लटकी हुई जो वस्तु है या पिंड है वो बिल्कुल विरामावस्था में है। इसका मतलब नीचे की ओर फोर्स कितना लगता है, वही भार हो गया इसका कितना, m इसका द्रव्यमान, और g पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से इसे खींच रही है उसका वैल्यू। तो m g, फोर्स तो इतना ही लगा रही है। अरे भाई, फोर्स कितना होता है? m होता है फोर्स का फॉर्मूला, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान m और त्वरण कौन लगा रहा है? गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी लगा रही है, और वो क्या होता है? g। इसका मतलब इस पिंड पर नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है mg। इसका मतलब जो डोरी इसको ऊपर की ओर खींचेगी वो कितने से खींचेगी? इसी mg से खींचेगी। इसका मतलब अगर हमें mg की वैल्यू मिल जाए तो हमें डोरी द्वारा इस पर लगाए गए बल की वैल्यू भी मिल जाएगी। mg की वैल्यू यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। m की वैल्यू आपको दी हुई है 0.75 और g की वैल्यू आप जानते हैं 9.8। इनको आप इंटू करेंगे तो वैल्यू हमें प्राप्त होगी 7.35 न्यूटन, क्योंकि फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्लियर है? तो इस प्रकार का आपका एकदम बिल्कुल छोटे से कंसेप्ट का न्यूमेरिकल भी बन सकता है इस पे। जैसे यही पूछ लिया कि ये डोरी कितना फोर्स लगाएगी, तो आपको पता होना चाहिए कि पिंड है वो इस टाइम एकदम बिल्कुल स्थिर अवस्था में। इसका मतलब पिंड डोरी पर जितना फोर्स लगा रहा है, डोरी भी पिंड पर उतना ही फोर्स लगाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो इस टॉपिक से आया हुआ है वो छठा क्वेश्चन रीट 2017 में, अगेन 17 की जो एग्ज़ाम लगी थी उसमें इसी टॉपिक से सेकंड क्वेश्चन आया है। और ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, दिमाग को खोलने वाला क्वेश्चन है बहुत इजी, लेकिन थ्योरेटिकली क्वेश्चन इस टॉपिक से इससे बेस्ट नहीं बन सकता। बेस्ट है ये क्वेश्चन। क्या है कि एक दोलन करते हुए सरल लोलक के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? एक सरल लोलक है जो दोलन गति कर रहा है। दोलन गति आप जानते हैं? नहीं जानते तो पढ़ लेंगे, वही पढ़ेंगे, अब और करेंगे भी क्या। ये एक पिंड है जो किसी डोरी के माध्यम से ऐसे लटका हुआ है किसी आधार से। दोलन गति में क्या होता है, जैसे ये पिंड है वो एक डोरी से लटका हुआ है बिल्कुल स्थिर अवस्था में। अब हम क्या करते हैं, इसको एक साइड के अंदर कुछ विस्थापित करके और इसकी नेक्स्ट पोजीशन यहाँ पर लेकर के आते हैं। जैसे हमने इसकी जो मध्य अवस्था बोलते हैं इसको,
मध्य अवस्था। हमने इसको क्या किया, मध्य अवस्था से इतना विस्थापित किया इस डायरेक्शन में, यहाँ से हमने यहाँ तक इसको विस्थापित किया। अब हम जब यहाँ पर इसको विस्थापित करके इस जो चरम बिंदु बोल देते हैं, इसको हमने यहाँ तक विस्थापित किया, इस चरम बिंदु तक। अब हम यहाँ से इसको छोड़ेंगे तो ये वापस अपनी मध्य अवस्था की तरफ जाने का प्रयास करता है। ये किसी पिंड का एक गुण होता है। तो इसको हम जैसे ही यहाँ से छोड़ेंगे तो ये अपनी मध्य अवस्था की ओर गति करेगा। इसका मतलब ये गति करेगा इधर। स्टार्टिंग में इसका वेग कम होगा, लेकिन जैसे जैसे ये मध्य अवस्था की ओर जाएगा इसका वेग बढ़ता चला जाएगा, और जैसे ये मध्य अवस्था पर जाएगा इसका वेग होगा अधिकतम, और उस अधिकतम वेग की वजह से ये इधर से फिर आगे निकल जाएगा, और जितनी डिस्टेंस ये वाली थी ना, इतनी उतनी की उतनी डिस्टेंस ये इधर कवर करेगा, और इधर कवर कर करके ये इस पोजीशन पर पहुंच गया। मान लीजिए ये, तो ये भी इसकी है चरम अवस्था, या चरम बिंदु बोल दो इसे आप। इसका मतलब दोलन गति में हमें एक तो प्राप्त होती है मध्य अवस्था, और दो प्राप्त होती हैं चरम अवस्था या चरम बिंदु, जो कि मध्य अवस्था से समान डिस्टेंस पर होती हैं दोनों तरफ। क्लियर है? दोलन गति समझ में आई किस प्रकार से होती है? तो अब देखिए, दोलन गति को मैं इधर बिल्कुल क्लियर लिखना चाहूं तो उसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है, जिसमें यहाँ पर सेंटर में जो एग्जैक्ट पोजीशन है सबसे लोअर, वो होता है मध्य अवस्था। मध्य अवस्था बोल दीजिए, चाहे मध्य बिंदु बोल दीजिए, और जो दोनों तरफ का समान जो विस्थापन है इसका, उसको बोलते हैं हम चरम बिंदु। मतलब इससे ऊपर इस पिंड को हम नहीं लेकर के गए हैं, यहीं तक जा रहा है, इसका विस्थापन है वो इसी पॉइंट तक हो रहा है, तो ये है इसका चरम बिंदु। अब देखिए, हम इसको इस पॉइंट तक लेकर गए, यहाँ पे हमने इसको छोड़ा, जैसे ही हमने यहाँ से छोड़ा ये पुनः इस तरफ गति करता है, मध्य अवस्था पर आता है तो वेग हो जाता है इसका अधिकतम, और उसी वेग की वजह से ये यहीं नहीं रुक करके इस डायरेक्शन में चला जाता है। फिर देखिए, जैसे जैसे ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जाएगा इसका वेग होता होता कम होते हुए इस चरम बिंदु पर आकर जीरो। जैसे ही यहाँ से जीरो होगा तो ये वापस इस पोजीशन में आएगा, इस डायरेक्शन में गति करना स्टार्ट करेगा। अब देखिए, यहाँ पर देखने वाली बात क्या है, मैंने इसको मध्य अवस्था से उठा करके इस चरम बिंदु पर लेकर आया। इसका मतलब यहाँ से जब मध्य अवस्था से चरम बिंदु पर आया तो इसका विस्थापन क्या है, मैक्सिमम है। भाई यहाँ मध्य अवस्था पर तो कोई विस्थापन है ही नहीं, विस्थापन तो जब चरम बिंदु पर लाऊंगा तो इसका विस्थापन होगा, कुछ वैल्यू आएगी, और वो इसका मैक्सिमम विस्थापन है। इसका मतलब मध्य बिंदु पर विस्थापन जीरो और चरम बिंदु पर अधिकतम। इसी प्रकार से वेग की बात करूं, जैसे मैंने इसको मध्य अवस्था से उठाया और मैं यहाँ पर लेकर के आया इसको, अब देखिए यहाँ तक लेकर के आया तो इसका मतलब यहाँ पर तो वेग है जीरो, और जैसे ही मैंने इसको छोड़ा और इसने मध्य अवस्था की ओर गति करना स्टार्ट किया तो मैंने बोला था कि मध्य अवस्था पर जब आएगा तो वेग होगा अधिकतम, और जहाँ पर वेग अधिकतम वहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम, और जहाँ पर गतिज ऊर्जा अधिकतम वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम। ऊर्जा संरक्षण का नियम हर जगह लगता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब जहाँ पर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा कम होगी, और जहाँ पर गतिज ऊर्जा मैक्सिमम है वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा है वो मिनिमम ही प्राप्त होगी, न्यूनतम वैल्यू उसकी प्राप्त होगी। तो अब देखिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है कि अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्या ये बात सही है? तो देखिए, अभी मैंने क्या बताया, हमें यहाँ दिया गया है अधिकतम विस्थापन की अवस्था, इसका मतलब ये चरम बिंदु। क्या पूछा है, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। क्या इस पॉइंट पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है? जैसे ही हम इस चरम बिंदु पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो होगी जीरो,
या मिनिमम बोल दीजिए आप इसे। और जहां पर गतिज ऊर्जा मिनिमम होती है वहां पर स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? मैक्सिमम। इसका मतलब अगर आप अधिकतम विस्थापन की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप बात कीजिए कि स्थितिज ऊर्जा है वो क्या होती है? मैक्सिमम। ये किसी ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड ऑप्शन देखिए। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम, बिल्कुल सही बात, यही तो हमने देखी है। देखिए अधिकतम विस्थापन की अवस्था में स्थितिज ऊर्जा नहीं, गतिज ऊर्जा होती है न्यूनतम और स्थितिज ऊर्जा होती है अधिकतम। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा बी। तो ये जो 6 क्वेश्चन हैं वो इस टॉपिक से आए हुए हैं, जिसमें आपने देखा 15 और 17 के एग्जाम में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। इसमें से आपको 2 या 3 है वो डायरेक्ट वैल्यू के क्वेश्चन है जो आपको याद करने होते हैं। 2 क्वेश्चन है वो थ्योरेटिकली हैं, जैसे एक तो एक ये और एक न्यूटन के नियम वाला आया था, वो भी बहुत इजी है। बाकी एक न्यूमेरिकल आया तो उसमें इतना कोई डिफिकल्ट है नहीं। फोर्स पूछा आपको कितना लगेगा, इक्वल्स टू ma या mg से आप निकाल सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, आपको बहुत ही बेसिक तरीके से इनको पढ़ना है। और इसी के साथ हम अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी बेसिक के साथ। तो इतना आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ है कि किस स्तर के क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उन्हें किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। फोर्स एंड मोशन वाला टॉपिक है, स्टार्ट करेंगे फोर्स। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।